Hello student, you are most welcome in this class in which I am going to teach you competitive mathematics। गणित के ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि एक व्यक्ति 1 रुपए की दर से 5 पेंसिलें खरीद करके उन्हें 1 रुपए की 3 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक सेकंड का सवाल है कि हमने 1 रुपए की 5 पेंसिल खरीदे थे, 1 रुपए देकर के 5 पेंसिल खरीदे और 1 रुपए लेकर के हमने 3 पेंसिलों को बेचा है। कहने का मतलब ये है कि हमने जब 3 पेंसिलें बेचते हैं तो 2 पेंसिल का हमें लाभ होता है। कि 5 खरीदी 1 रुपए की और 1 रुपए की हम 3 बेच रहे, 3 बेचने पर 2 का लाभ होता है, तो 100 पेंसिलें बेचने पर हमें कितने रुपए का लाभ होता। तो ये सीधा सीधा हो जाता जाकर के 200/3। आप भाग कर दिएगा, 3 छिक्का 18, फिर 3 छिक्का 18, तो ये आ जाएगा 66 सही 2 यानी 66 होल 2/3%। ये उसका लाभ हो रहा। कितना आसान। सेकंड क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है और अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद भी कोई व्यक्ति 25% का मुनाफा अर्जित कर लेता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा क्या, यानी वह खरीद के कितने में लाया होगा। तो आप ये देखिएगा, इसमें साफ साफ गिवन है अंकित मूल्य जो हमारा 200 रुपये है, 200 रुपये पर 12.5% का मतलब होता है 1/8। 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 2 या 16, 8 4 या 8 5 या 40 यानी 25%। यानी आपको 25 रुपये की क्या मिल रही है, डिडक्शन मिल रहा है। तो जो चीज़ आपको 200 रुपये की मिलने वाली थी, अब वो 25 रुपये की छूट मिलेगी, आपको मिल रही है 175 रुपये की। 175 रुपये की कोई दुकानदार चीज़ बेचने के बाद भी उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मान लीजिए उसने एक्स की ली होगी, 25% का प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं 125/100 और बेच रहा है 175 का कैलकुलेशन करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175 और 5 से ये काट दीजिएगा 20 बार, 20 का 7 के साथ गुणा करेंगे 140। यानी उस व्यक्ति ने वह चीज़ 140 की खरीदी होगी, 25% अपना प्रॉफिट लगाया, तो कर दी 175 रुपये की। फिर उसने अंकित मूल्य उस पर 200 डाल दिया, 200 पर वह 12.5% की छूट दे करने के बाद भी वह 25% का फायदा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वार्षिक परिस्थिति की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 यानी 40%, 2/5 का मतलब 40% है, तो ये मिश्र धन का 40% हो जाता है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन। अगर हम ये मान लें कि वो मिश्र धन यानी ए इज इक्वल टू कितना है 100 है, और 100 का जो एस आई है वो क्या है, साधारण ब्याज है 100 का 40% यानी 2/5। 5 से ये काटा हमने तो ये कटेगा 20, 20 दूनी 40, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 40 आ गया। इसका मतलब है पी कितना रहा होगा, पी 60 रहा होगा। 60 रुपये मूलधन है, 40 रुपये उस पर ब्याज हो गया, तो ऐसा ही वो मिश्रण कितना हो गया 100 रुपये। हमसे पूछा क्या गया, रेट पूछा गया। अब हमारे पास सब चीज़ें हैं। ऐसा इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसा इज इक्वल टू होता है PRT/100। पी कितना, पी हमारा 60 है, आर हमें फाइंड करना, टी हमारा 10 वर्ष और 100, ये जीरो दोनों ही कट गए। और ये चल रहा है हमारा कितने बराबर, ऐसा है कितना 40। 40 को 6 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 6 होल 4/3। 4/3 लिख सकते हैं 4/6 से, यानी 4/6 इसे लिख सकते हैं 2/3%, यानी रेट रही होगी 6 होल 2/3%। एक बार फिर समझिएगा, ये कहा जा रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का जो 10 वर्ष का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। हमने मान लिया मिश्र धन 100 है, 100 का 2/5 निकाला 40, यानी 40 ब्याज है, मिश्र धन 100 है। सीधी सी बात है, मूलधन कितना रहा होगा, 60 रुपये रहा होगा। 60 पे ब्याज लग गया 100, 40 रुपये तो मिश्रण हो गया 100। अब देखिए हमको 60 ब्याज, वो मूलधन भी मालूम है, ब्याज भी मालूम है, टाइम भी मालूम है, तो रेट नहीं निकाल सकते। ऐसा इज इक्वल टू PRT/100 करके हमने सॉल्व किया, तो 40 को 6 से भाग कर दिया, 6 होल 2/3%। क्वेश्चन 4 है। 4 क्वेश्चन इस प्रकार से, एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंच जाता है। कोई भी डिस्टेंस रही होगी, उसे चलते चलते मान लिए ए स्थान से बी स्थान पर जा रहा है, उसको समय लगता है 30 घंटे। यह तो अपनी चाल में 1/15 की कमी कर देता है, तो उसी स्थान उतनी दूरी तय करने में, मतलब ये आगे लिखा हुआ है, तब वह उसी समय उतना ही लगता है, यानी 30 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी कम चल पाता है। तो फिर बताइए उसकी चाल क्या है। अब देखिए 1/15 से हम सॉल्व करेंगे। ऐसी स्पीड मान लीजिएगा जो 15 से डिवाइड हो। ये आप एक्स मान के बेसिक मेथड से कर लीजिए, लेकिन कंपटीशन मेथड में हम जब कम्पिटिटिव मैथ की तैयारी करते हैं तो बेसिक मेथड का यूज करके हम समय ज़्यादा ले लेते हैं। तो हम ये मान के चलें उसकी स्पीड रही होगी, ऐसी स्पीड मान लो जो 30 से डिवाइड 50 से डिवाइड हो। आप 15 मान सकते हैं, 30 मान सकते हैं, 45 मान सकते हैं, 60 मान सकते हैं, 75 मान सकते हैं। ऐसा नंबर माना जो 15 से डिविजिबल हो। मान लीजिए स्पीड उसकी रही होगी
60 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से जब जा रहा था 30 घंटे में चलेगी दूरी, तब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? 30 घंटे में चलेगी दूरी। 1 घंटे में 60 जा रहे, 30 घंटे में हो जाएंगे 6 18 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर की। लेकिन हमने कमी की स्पीड में अपनी। कमी कितने की स्पीड थी हमारी? 60। कमी की हमने 1/15 की, 15 चौगु 60, यानी 4 की कमी कर दी। 60 में 4 की कमी कर दी। अब जा रहे 56 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। जब 56 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे हैं तो टाइम उतना ही है। तो अब हम डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं? 56 की हमारी रफ्तार है, टाइम है 30 घंटा, गुणा करेंगे, जीरो आ जाएगा, 6 18 5 15 16, यानी 1680 किलोमीटर। अब देखिए डिफरेंस कितना है 1800 इसमें। यहाँ डिफरेंस आ रहा है हमारा 120 का। ये 120 का जो डिफरेंस है वो किसे दिखा रहा है? वो 10 के बराबर है। यहाँ हमारा 120 आया है और यहाँ आया है 10। 120 यूनिट 10 किलोमीटर के बराबर है। तो भैया एक से जीरो कट गई, तो एक यूनिट किसके बराबर होगी? एक यूनिट हो जाएगी 1/12 के बराबर। हमारा तो हमने तो 60 माना है, ये तो माना है 60, कोई है थोड़ी। जब एक यूनिट 1/12 के बराबर है तो 60 यूनिट किसके बराबर होगा? तो हम क्या करेंगे 60 इंटू 1/12 कर देंगे, 12 60 कट जाएंगे 5 बार, यानी उस आदमी की चाल जो रही होगी वो 5 किलोमीटर पर आवर रही होगी। एक बार फिर समझिएगा कि एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे 30 किलोमीटर मतलब किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। यह तो अपनी स्पीड में 1/15 की कमी कर देता है, भाग की कमी, 1/15 भाग की कमी कर देता है, तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चलता है। फिर उसकी चाल क्या? हमने ऐसी चाल मानी जो 15 से डिविजिबल, आप कोई मान सकते हैं। हमने 60 मानी, 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, 30 घंटे में तय की गई दूरी 18 किलोमीटर हो जाएगी। अब हमने अपनी स्पीड में 1/15 की कमी कर दी, तो 4 किलोमीटर कमी हो जाएगी, यानी 56 की रफ्तार से जा रहे। टाइम वही है 30 ही, 56 की रफ्तार से जाके 30 घंटे में तय की दूरी हमने 1680 किलोमीटर। तो अब हमारा जो डिफरेंस यहाँ निकल रहा है वो पहले जो डिस्टेंस कवर की 18, अब की डिस्टेंस कवर की 1680, इनका डिफरेंस आ रहा है 120। हमारा 120 आ रहा है, लेकिन वो कह रहे नहीं वो 10 के बराबर है। तो हमने 120 यूनिट मान लिया। 120 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 1/12 होगी। 60 यूनिट की वैल्यू 60 इंटू 1/12 बराबर 5, यानी उस व्यक्ति की जो ओरिजिनल स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर आवर रही होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारुल और रोहित की वर्तमान आयु का जो रेशियो है 7:5 है, लेकिन 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 94 हो जाता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कितने वर्ष बाद रोहित की आयु पारुल की आयु की वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी। तो पहले निकालते मान लीजिएगा, ये हम मान लें 7x 5x और 5 वर्ष के बाद +5, ये योगफल हो जाता है हमारा 94। हमें गिवन है ये 7 और 5 का रेशियो दिया 7x + 5 है, लेकिन 5 वर्ष बाद 5 तो ये बढ़ेगा, 5 ये बढ़ेगा, तो टोटल तो 10 बढ़ जाएंगे। 5 का एडिशन ना करके हम किसका एडिशन करें? 10 का। तो ये हो जाएगा 7 5 12। 12x = 94 में से 10 कम करेंगे जाके 84 हो जाएंगे, तो x = हो जाएगा 62 84। x की वैल्यू 7 निकल आई। तो वर्तमान आयु उनकी कितनी निकली जाएगी? एक की निकली जाएगी 49 और एक की निकली जाएगी 7 5 या 35। अब वो कह रहे कितने वर्ष बाद ये जो रोहित है पारुल की उम्र की वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगा। तो 14 साल, इसमें कितना एडिशन और कर दें? 14। अगर हम इसमें 14 का एडिशन कर देंगे 14, ये भी 49 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु से अगर हम कंपेयरिंग करेंगे पारुल की, तो रोहित को 14 साल बाद वर्तमान आयु, पारुल की वर्तमान आयु 49 के बराबर हो जाएगा। तो असली जो आंसर होगा वो 14 होगा, यानी 14 वर्ष बाद रोहित पारुल की जो वर्तमान आयु 49 वर्ष है इसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको tan थीटा गिवन है 3/4, तो 25x sin² थीटा cos थीटा = tan² थीटा का मान बताइएगा। अब देखिएगा इस प्रकार से आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री नॉलेज हो। मान लीजिए ये थीटा है और ये दिया गया tan थीटा = लंब बटे आधार होता है, यानी हाइपोटेन वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 है, ये 4 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से 5 निकलेगी आगे। अब देखिएगा tan थीटा की वैल्यू हमको मालूम है, tan थीटा = 3/4। तो साइन थीटा = क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 3/5। और कॉस थीटा = क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 4/5। सबकी वैल्यू पता चलेगी, इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 25 इंटू एक्स इंटू sin² थीटा की वैल्यू है 9/25 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5 = tan² थीटा की वैल्यू है 9/16। अब केवल ये सॉल्व करना है हमको। ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे,
25 से 25 कैंसिल हो गए। एक्स की वैल्यू फाइनली हो जाएगी जाकर के कि 1/16 इंटू ये 4/5 जो यहाँ लिखा हुआ है वो वहाँ जाके हो जाएगा 5/4, यानी 5/16 ये हमारी वैल्यू निकलेगी जाकर के एक्स की। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर ट्रिग्नोमेट्री नॉलेज है तो ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द टेबल के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है। अब आप ध्यान रखें, टेबल में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 हैं और कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, यानी अलग अलग 120 तरीके से मैनेज करके लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइंगल से रिलेटेड है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया गया है, तो अगर इनका एडिशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 10 29 और 7 36, यानी 36 यूनिट की वैल्यू 180 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 होगी। कहने मतलब अगर x की वैल्यू मान के चले हम, अगर ये रेशियो हटा दिए 29x 19x प्लस 10x प्लस 7x, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा हमारा 36x इक्वल टू, लेकिन किसी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का योगफल तो 180 होता है, तो 36 को जब 180 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा जाकर के हमारा 5 बार, सॉरी 36 पंचे 180 होती है, x की वैल्यू 5 आ गई। अब सभी एंगल क्या निकलेंगे, जाके 5 का गुणा 19 के साथ करेंगे तो 19 पंचे 95, 10 के साथ करेंगे 50, 7 के साथ करेंगे 35। अब आगे कहा क्या जा रहा है कि सबसे बड़े कोण के दुगने और सबसे 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 बड़े कोण का योगफल क्या हुआ। तो यह सबसे गलत लिखा हुआ, सबसे छोटे कोण का दोगुना। तो सबसे छोटे कोण का दोगुना करेंगे 35 दूनी 70, और सबसे बड़े कोण का योगफल, योगफल सबसे बड़ा कोण 95 है, यहाँ पर सबसे छोटा था, यानी सबसे छोटे कोण का तो दुगना करें तो 35 है सबसे छोटा कोण, उसका ट्वाइस किया तो 70 हो गया, और सबसे बड़ा कोण इसमें 95, इसके साथ इसका एडिशन कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 और 9 7 16, यानी 165। सबसे बड़े कोण का दुगना, सबसे छोटे कोण का दुगना और सबसे बड़े कोण का योगफल 165 होगा। देखते हैं नेक्स्ट। एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से क्या किया, उसने उस संख्या में 3/2 से भाग कर दिया। तो हुआ क्या, उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम आता है। सही उत्तर क्या था हमारा 3x/2। मान लीजिए नंबर क्या है, हम अगर नंबर को x मान लें, नंबर हमारा x है, तो सही परिणाम से 10 कम आता है। तो सही परिणाम हमारा क्या था, 3x/2 था, लेकिन आया क्या है, आया हमारा 2x/3। ये 2x/3 क्यों लिखा, x को जब 3/2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 2/3, दैट इज 2x/3। हमने सही परिणाम से गलत वाला परिणाम घटाया तो कितना आया, 10, अंतर 10 आ रहा। अब देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 6। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 10। ये 9 में से 4 जाएंगे तो ये बचेंगे हमारे 5x/6 इज इक्वल टू 10। 5 से ये कट जाएंगे 2 टाइम x इक्वल टू आ गया हमारा 12। आंसर की जांच करते हैं हम। अब देखिएगा 3/2 से गुणा करते हैं जब 12 में 3/2 से गुणा किया तो ये आ गया हमारा 6 तियां 18। ठीक, अब उसने क्या किया, लेकिन 12 को क्या किया, 3/2 से भाग कर दिया तो 2/3 कर दिएगा। ये 4 दूनी ये 8 आया। देखो दोनों में अंतर 10 का है, तो हमारे आंसर की जांच भी होगी, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं।